अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। 2 रोज़ पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कराची में कारोबारी अफराद और सनतकारों से खिताब करते हुए कहा कि IMF से मुआहदा नहीं हो रहा और चीन पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाएगा। ऐसे में सादा सा सवाल यह है कि चीन पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाएगा या अपनी डेट ट्रैप डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान को अपने ट्रैप में, अपने जाल में फंसाएगा? क्या पाकिस्तान को चीन रेस्क्यू कर सकेगा या चीन पाकिस्तान को रेस्क्यू करते-करते अपना काम कर जाएगा? ये ऐसे सादा से सवालात हैं जो एक सादा से पाकिस्तानी के पर्दा फ़िक्र पे दस्तक दे रहे हैं। अब ज़रा इसका पोस्टमार्टम करने की कोशिश करते हैं। इस वक़्त पेरिस क्लब के ममालिक की तरफ से जो लोन्स दिए जाते थे, वो इस सदी के पहले अशरे में बहुत ज़्यादा थे। पाकिस्तान जो पेरिस क्लब के मेंबर से लोन ले रहा था, तनासुब के लिहाज से पाकिस्तानी कर्ज़ों में उसका तनासुब सबसे ज़्यादा था, लेकिन अब ये तनासुब चीनी कर्ज़ों की मद में है। यानी पाकिस्तान जो सबसे ज़्यादा कर्ज़ ले रहा है, वो चीन से ले रहा है। इस वक़्त 3 तरह से चीन पाकिस्तान की मदद कर रहा है। नंबर 1 जो पैसे आ रहे हैं, वो सीपैक में इन्वेस्टमेंट की सूरत आ रहे हैं। नंबर 2 चीनी कमर्शियल बैंक्स पाकिस्तान को लोन्स दे रहे हैं। और नंबर 3 वो जो फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स में यानी अपने रिज़र्व्स को बेहतर करने के लिए जो स्टेट बैंक के पास हम अपने पैसे रखवा देते हैं, तो चीन स्टेट बैंक के पास पैसे रखवाने में भी हमारी मदद कर रहा है। तो ये 3 तरीक़ाकार हैं जिसके तहत पाकिस्तान में चीन के पैसे आ रहे हैं। सबसे बड़ी जो इन्वेस्टमेंट है वो चीनी कमर्शियल बैंक्स की और जो प्रोजेक्ट लोन्स जिनको कहते हैं, यानी जिस तरह से चीन बाकी मानदा ममालिक के अंदर डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर प्रोजेक्ट्स लगाता है, सरमायाकारी करता है उन प्रोजेक्ट्स के अंदर, तो उसी तरह से पाकिस्तान में भी सरमायाकारी के नाम पर बहुत सारे पैसे दिए जा रहे हैं कि जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, वो लगाए जाएँ। ये जो डेट ट्रैप डिप्लोमेसी की इस्तिलाह है, ये ब्राह्मण चेलन ने जो इंडियन एकेडमिक हैं, इंडियन एक मौलम है, उन्होंने 2017 में मुतारिफ कराई थी कि चीन डेट ट्रैप डिप्लोमेसी कर रहा है। अब ये डेट ट्रैप डिप्लोमेसी क्या है? डेट ट्रैप जैसे नाम से ही ज़ाहिर है कि आप डेट के ट्रैप में मुल्कों को लाते हैं और उसके ज़रिए से अपने पॉलिटिकल गेन्स लेने की कोशिश करते हैं। यानी वो ममालिक जो ऑलरेडी जो अंडर सर्टेन एक्सटर्नल प्रेशर होते हैं, जो एक्सटर्नल डेब्ट जिन्होंने पे करना होता है, लेकिन डेट रीपेमेंट के लिए उनके पास पैसे नहीं होते हैं। और फिर आपको पता है कि वेस्ट में या अमेरिका की तरफ से जब आपको कर्ज़े दिए जाते हैं, जो मैकेनिज़्म है इस वक़्त उसमें ये है कि अगर आपकी क्रेडिट रेटिंग बहुत नीचे है, तो क्रेडिट रेटिंग नीची होने की वजह से उनकी तरफ से आपको पैसे नहीं मिलते हैं। इस वक़्त के मैकेनिज़्म के मुताबिक जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या IMF है या जो इंटरनेशनल लेंडर्स हैं, क्रेडिटिंग एजेंसीज़ हैं, वो आपकी क्रेडिट रेटिंग को देख के पैसे देती हैं। तो वो ममालिक जो डिफ़ॉल्ट कर रहे होते हैं, यानी जिनके पास पैसे वापस करने की सकत नहीं होती है, अल्टीमेटली उन ममालिक को ये एंटिटीज़ पैसे नहीं देती हैं। जब उन ममालिक को ये एंटिटीज़ पैसे नहीं देती हैं, तो ऐसे में चीन आ जाता है और चीन आगे बढ़ के इन ममालिक को रेस्क्यू करने की कोशिश करता है। अगर अभी तक चीन के तरीक़ा वारदात की बात करें, तो अफ्रीका के अंदर चीन ने बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लगाए हैं। तकरीबन 32 अफ्रीकी ममालिक ऐसे हैं कि जिनको चीन पैसे देता है। अब आपको पता है कि अफ्रीकी ममालिक रिसोर्सेज की दौलत से तो मालामाल है, लेकिन वहाँ पर कोई भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं आई। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ना होने की वजह से जो अफ्रीकी ममालिक हैं, वो अपनी इकॉनमी में स्टेबल नहीं हो सके, सस्टेनेबल इकॉनमी या सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ नहीं बढ़ सके और अल्टीमेटली उनको रिलाय करना पड़ा चाइना के ऊपर। जिस वक़्त कोविड आया, तो कोविड के दौरान भी तकरीबन क्योंकि 32 ममालिक के अंदर चीन की इन्वेस्टमेंट्स हैं, चीन के प्रोजेक्ट्स हैं, लोन्स दिए हुए हैं, तो 18 ममालिक की तरफ से रोल ओवर माँगा गया कि इसमें और फिर जो 12 ममालिक हैं, उन्होंने कंसेशनल लोन्स माँगे कि उन लोन्स में हमें कंसेशन दी जाए। कुछ ने रोल ओवर माँगा, कुछ ने कंसेशंस माँगी, तो चीन की तरफ से इन लोगों को कंसेशंस दी भी गई। अब अफ्रीका के लिए ये तसव्वुर किया जाता है कि जियोग्राफिकल इम्पोर्टेंस अफ्रीका की शायद उतनी ज़्यादा नहीं है, जितनी साउथ एशियन रीजन की है और साउथ एशियन रीजन जियोग्राफिकली ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। एक तरफ तो अफ्रीका है, जो चीन के गुण गाते हुए या चीन की लिए तारीफ़ी कलमात कहते हुए थकता नहीं है। बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जो चीन की बहुत तारीफ़ करते हैं और चीन को अपना रेस्क्यूअर मानते हैं अफ्रीकन कंट्रीज़। रिसोर्सेज़ बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन वो स्टेबल इकोनॉमी ना होने की वजह से वो चीन के मरहूने मिन्नत रहते हैं। दूसरी तरफ जो साउथ एशियन रीजन है, उसमें एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल चाइना की डेट ट्रैप डिप्लोमेसी की श्रीलंका की दी जाती है। कोविड जब आया तो श्रीलंका जो ऑलरेडी इकोनॉमिकली बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था, जिसके जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो बहुत नीचे जा रहे थे, वहाँ पर चीन ने अपने जो कमर्शियल लोन्स हैं उनकी मदद से श्रीलंका को रेस्क्यू करने की कोशिश की और अल्टीमेटली श्रीलंका ने चीन से ये पैसे ले लिए। अब जब पैसे लिए तो ये पैसे प्रोजेक्ट लोन्स की मद में थे, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से लिए थे कि चीन वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लगाएगा और अल्टीमेटली उनसे पैसे यानी रेवेन्यू जनरेट करेगा।
लेकिन अनफॉर्चुनेटली श्रीलंका इन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट नहीं कर सका, इतना रेवेन्यू जनरेट नहीं कर सका कि जो एक्सटर्नल डेट रीपेमेंट्स हैं वो कर सके। उसके नतीजे में क्या हुआ कि श्रीलंका की एक पोर्ट अल्टीमेटली, क्योंकि ज़ाहिर है आप कोई गारंटी देते हैं तो पैसे मिलते हैं आपको, तो जो आपका एसेट था वो फिर चीन के पास चला गया। वो जो एक पोर्ट थी श्रीलंका की, वो 99 ईयर्स की लीज पर चाइना ने ले ली, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट और स्ट्रेटेजिकली इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस थी। तो श्रीलंका को अल्टीमेटली ये एक ब्लो है जिसका सामना करना पड़ा। इसको अगर देखा जाए तो ये लगता है। अच्छा, फिर उसके अलावा एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो एक मिसकंसेप्शन भी है कि श्रीलंका के जो लोन्स थे, ये सारा कुछ जो कुछ हुआ, श्रीलंका डिफ़ॉल्ट किया या उसको इस धचके का सामना करना पड़ा, तो क्या इसमें चाइना का किरदार था? तो ये तासुर भी गलत है कि लोग ये कह दें कि ये सारा का सारा चाइना का किया धरा है। चाइना का किया धरा इसलिए नहीं है कि उससे पहले जो एशियन डेवलपमेंट बैंक के जो लोन्स है वो तकरीबन 34% थे। उसके अलावा 14% बाकी मानदा लोन्स थे। 10% जो कंट्रीब्यूशन है वो चाइना के लोन्स का था। यानी चाइना की कंट्रीब्यूशन उसमें सिर्फ 10% की थी। तो अगर ये कह दिया जाए कि श्रीलंका अगर डिफ़ॉल्ट किया है तो चाइना के ट्रैप में आके किया है, नहीं, ऐसा नहीं है। चाइना ने उनको रेस्क्यू करने की कोशिश की, लेकिन ज़ाहिर है किसी गारंटी के तहत था। तो अल्टीमेटली जब श्रीलंका खुद अच्छा परफॉर्म नहीं कर सका, डेट रीपेमेंट्स नहीं हो सकी, तो फिर चीन ने जिस गारंटी के तहत वो लोन्स दिए थे, उन्होंने उनकी पोर्ट के ऊपर 99 ईयर्स की लीज़ के तहत जो है वो कब्जा जमा लिया या उसको हासिल कर लिया। 99 ईयर्स की लीज़ बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए ये भी एक मिसकंसेप्शन है कि चाइना की वजह से श्रीलंका डिफ़ॉल्ट किया। श्रीलंका अपनी मिसमैनेजमेंट, बैड गवर्नेंस और पुअर परफॉर्मेंस की वजह से डिफ़ॉल्ट किया है। अच्छा, अब जहाँ तक बात है साउथ एशियन रीजन की और उसमें पाकिस्तान की बात है, तो पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। 2013 में चाइना ने एक फॉरेन पॉलिसी के तहत जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, चीनी सदर शी जिनपिंग ने वो अनाउंस किया। और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की अनाउंसमेंट के साथ ही जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं और फिर अमेरिका है, उनकी तरफ से खासी तनकीद की गई। अब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव आप देखिए कि इस रीजन के अंदर जितने डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, ज़ाहिर है वो उनके लिए वो बहुत अच्छा है। लेकिन दूसरी तरफ इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जैसे अफ्रीकन कंट्रीज़ को चाइना ने लोन दे के उनको वेवर भी दे दिया या वहाँ पर कंसेशन भी दे दी कोविड के अंदर, रोल ओवर भी दे दिया, चाइना जैसा मुल्क इस तरह के स्ट्रेटेजिक जियोग्राफिकल इंपॉर्टेंस के हामिल ममालिक को क्या उस तरह का रोल ओवर दे सकता है, उस तरह की कंसेशंस दे सकता है? जो श्रीलंका के मामले में उन्होंने वो कंसेशन नहीं दी। उस गारंटी के तहत ये भी हो सकता था कि चीन कहता कि कोई बात नहीं, आपके ऊपर बुरा वक्त है, हम खड़े हुए हैं, लेकिन श्रीलंका की पोर्ट के ऊपर कब्जा कर लिया क्योंकि चाइना को पता था कि उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के चक्कर में जब चाइना आता है तो चाइना ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट्स करता है, प्रोजेक्ट्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट करता है और प्रोजेक्ट लोन्स दिए जाते हैं। एग्जिम बैंक के कमर्शियल जो लोन्स हैं वो भी होते हैं और उसकी जो है ना वो जो कंडीशंस हैं वो बड़ी सख्त होती हैं। और अगर आप वो प्रोजेक्ट्स नहीं लगा पाते, एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाते, तो अल्टीमेटली आपका एक्सटर्नल डेट कम होने की बजाय बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जब बढ़ जाता है, आप एक गर्दाब में फंसे हुए होते हैं, अल्टीमेटली फिर आपके उन रिसोर्सेज के ऊपर वो मुल्क कब्जा कर लेता है। ज़ाहिर है आपने कमिटमेंट दी होती है। तो इसी तरह जो पाकिस्तान जैसा मुल्क है उसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर ख़तरा भी लाक है कि आप ये सारे पैसे ले तो लेंगे। आज वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि चीन अल्टीमेटली आपको डिफ़ॉल्ट से बचाएगा, पैसे दे देगा, लेकिन अगर आप परफॉर्म ना कर सके, आप अपना एक्सटर्नल डेट रीपे ना कर सके, तो फिर चीन आपके साथ क्या करेगा, आपको ये याद रखना चाहिए। बहुत बड़ी एग्जाम्पल इंडिया की है और इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बड़े अच्छे तरीके से ये रियलाइज़ करते हैं, समझते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट लोन्स होते हैं ये कोई बहुत अच्छे नहीं होते, बड़े हेल्पफुल नहीं होते हम जैसी कंट्रीज़ के लिए। इसलिए चीन ने बड़ी देर पहले और बड़े अच्छे से रियलाइज़ करके इंडिया ने चीन को एक डिस्टेंस के ऊपर रखा हुआ है। लेकिन हम चीन के रोल को इतना इंपॉर्टेंस अपने लिए गर्दान रहे हैं और एक बार फिर ब्लॉक पॉलिटिक्स के अंदर शामिल हो रहे हैं कि उस वक्त हमने अमेरिकन ब्लॉक को चुना था, हमें उसका वी हैड टू फेस द म्यूजिक। और अभी हम चाइनीज़ ब्लॉक के अंदर जा रहे हैं और बबांगे दोहल कह रहे हैं, ओपनली कह रहे हैं कि हम अपना ब्लॉक यानी रीअलाइनमेंट कर रहे हैं। तो ये रीअलाइनमेंट करना भी कड़वी गोली साबित हो सकता है, कड़वा घूंट साबित हो सकता है। अच्छा, इस वक्त जो पाकिस्तान की जीडीपी के तनासुब के लिहाज से अगर हम कर्ज़ों की बात करें तो 2015 में जो 24% था एक्सटर्नल डेट हमारा, वो अब आके इस वक्त तकरीबन जीडीपी का 40% हो गया है। यानी एक्सटर्नल डेट हमारा बढ़ता ही चला जा रहा है। उसके अलावा जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि उसमें चीन का रोल जो है वो खासा बढ़ता चला जा रहा है। ये चीन का असर रसूख जो है वो बहुत बढ़ रहा है। दुनिया के तकरीबन 82 ममालिक कैसे हैं, उनके 9 शोबों में
चीन की असर रसूख के तहत दर्जाबंदी की गई है और उसमें चीन ये बताया गया है कि इंडेक्स रिपोर्ट में दुनिया के 82 ममालिक ऐसे हैं जिनके 9 डोमेन्स के अंदर, बड़ी इंपॉर्टेंट डोमेन्स की, जिसमें तालीम है, मईशत है, माशरती उमूर है, दिफा है, टेक्नोलॉजी है, सियासत है और खारजा पॉलिसी है, इन ममालिक के इन मामलात तक चीन का जो है अमल दखल बढ़ चुका है। ज़ाहिर है इस वक्त दुनिया भर के अंदर एक आलमी सफ़बंदी हो रही है और उस रीअलाइनमेंट के अंदर चीन अपने असर और रसूख को इस अंदाज़ में बढ़ा रहा है कि वो लोगों को पैसे देता है और पैसे दे के उनको ख़रीद लेता है। ख़रीद किस तरह लेता है, वो एक स्ट्रेटेजिक नौइयत का मामला है जो मैंने आपको समझाया है। तो आई होप कि जिस वक्त हम ये कर रहे हैं, बहुत से लोग सेलिब्रेट भी कर रहे होंगे, शादियाने भी बजा रहे होंगे कि इसका हमें बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन आप असेस कर सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका हमें फ़ायदा होगा या अल्टीमेटली नुकसान होगा। मुझे सिर्फ हबीब जालिब के वो अशार याद आ रहे हैं कि जिसमें उन्होंने कहा था कि चीन अपना यार है, इस पे जानिसार है, पर वहाँ जो है निज़ाम उस तरफ न जाइयो, उसको दूर से सलाम। 10 करोड़ ये गधे जिनका नाम है अवाम, कब बनेंगे हुक्मरान। मुझे रेहानदारी को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।